Yes, welcome back. Next, we have to discuss what are the manager roles and what we say that what actually managers do. Okay. So, in this regard, to answer this question, the theory of Henry Mitzberg is very much important. The research of Henry Mitzberg is very much important. This person introduced 10 managerial roles. Okay. He concluded that managers perform great quantity of work at very unrelenting pace, and those that work is not only varied, it means it consists of different activities, and it is fragmented, and it is very brief. Okay, and then he also said that managers prefer to deal with the current, specific, and ad hoc issues as well. So it means that the activities which are being performed by managers are different from each other, and sometimes they have to deal with the current situation, sometimes they have to deal with the specific situation, sometimes they have to deal with the general conditions, sometimes they have to deal with the conditions which are not very long term for a very brief period of time. Okay. So say for example you sometimes engage in a long term planning and you do a specific task in order to achieve a specific goal. Okay, and sometimes you have performed very different and activities which are not related to each other. Okay, तो मुख्तलिफ किस्म के आपने काम करने पड़ते हैं जो कि उसमें उनकी नेचर आपस में पेशर मिलती भी ना हो. ठीक है, बहरहाल मगर उसने कहा उसके बावजूद भी बुनियादी तौर पर जो है वो उन्होंने क्या करना होता है कि ये एक किस्म के नेटवर्किंग के अंदर वो रहते हैं. ठीक है, यानी आप देखें कि मैनेजर्स क्या करते हैं, बुनियादी तौर पर उनका जो काम है कि दे हैव टू डेवलप दिस नेटवर्क because they have to develop in interpersonal communications, they have to develop interpersonal communication channels. Okay, so so that they can guide and they can regulate the activities of other people in order to achieve particular performance. यानी मैनेजर्स क्या करते हैं, उन्होंने एक नेटवर्क डेवलप करनी होती है. ठीक है, उनको पता होता है कि उनके काफ़ी सारे लोग एक वक्त में काम कर रहे होते हैं और फिर उन्होंने हर बंदे से अपडेट भी लेनी है और उनको जो है वो गाइड भी करना है और उनको मैनेज भी करना है. हर बंदे का इशू अलग अलग होता है. ठीक है, और उसको अलग अलग किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. किसी बंदे को जस्ट आपने मोटिवेट करना है, किसी को आपको डांटना भी पड़ जाता है, किसी को आपको सपोर्ट भी करनी पड़ जाती है. तो ये है कि हर बंदे का अपना इशू होता है और उसको अपने तरीके से डील करना पड़ता है. मगर बुनियादी तौर पर जो है उन्होंने क्या करना है कि एक वर्बल कम्युनिकेशन के चैनल में भी वो यूज़ होते हैं. बाद वक़्त वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, बाद वक़्त वो टेलीफोन के ज़रिए है या डिजिटल कम्युनिकेशन के चैनल जो अभी मिसाल के यूज़ हो गए, जिसके अंदर ईमेल भी है, व्हाट्सएप भी है और इस तरह के और बहुत से चैनल जो हैं वो आ गए हैं. ठीक है, जिसके तहत लोग जो हैं वो एक दूसरे तक अपने कम्युनिकेशन, अपने मैसेजेस जो वो पहुँचाते हैं. ठीक है, उनके अलावा मैनेजर्स ने अपनी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना होता है. यानी कि बाज़ औक़ात उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वैसी उनको मिली होती है जो वो किसी से शेयर नहीं करते. ठीक है, ताकि वो उसको सिक्रेसी को भी बरकरार रखते हैं ताकि मतलब वो उस हिसाब से, या बाज़ औक़ात अपने इमोशंस को वो संभाल के रखते हैं, अपने इमोशंस वो शेयर नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है इमोशंस शेयर करने से जो है वो उसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा. मिसाल तो आपके ऊपर किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ गया, आपको पता है गुस्से का इज़हार करने का फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है. उससे होता है आपने अपने आप को भी कंट्रोल करना होता है. ठीक है, या कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिस इन्फॉर्मेशन को या सीक्रेट को आपने अपने तक ही महदूद रखना है, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन हर बंदे के काम की नहीं होती. बाद बात इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को महदूद रखना पड़ता है. तो लिहाजा कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आपने खुद के ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ता है. तो बहरहाल ओवरऑल जो है उन्होंने कुछ 10 के करीब मैनेजर रोल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए और वो 10 जो रोल्स हैं उनके उन्होंने 4 जो हैं वो कैटेगरीज बनाई. बाज़ लोगों ने 3 कैटेगरीज भी बाज़ बुक्स में लिखी हुई हैं और बाद में 4 कैटेगरीज लिखी हुई हैं. ये जो 4 कैटेगरीज हैं उनमें इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजन और नेगोशिएटर के जो है वो कैटेगरीज हैं और बाज़ जो बुक्स हैं वो उनके नेगोशिएटर को भी बुनियादी तौर पर डिसीजन जो है वो रोल में लेके आते हैं. ठीक है, तो ये जो उनको फर्दर पढ़ेंगे कि इंटरपर्सनल के अंदर कौन से रोल आते हैं, इंफॉर्मेशनल के अंदर कौन से आते हैं, डिसीजनल या नेगोशिएटर के अंदर कौन से रोल आते हैं.
تو इंटरपर्सनल रोल्स वो रोल होते हैं जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। यानी कि आप देखें एक लिहाज से बाज़ औक़ात आप जब मशीन से खेल रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो दिस इज दैट एन इंटरपर्सनल रोल, ठीक है। ये ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन है, ठीक है, ये ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन है। मगर जब आप किसी कस्टमर से बात करते हैं तो आपका ये इंटरपर्सनल रोल है। जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात करता है, दूसरे ह्यूमन बीइंग से बात करता है, तो ये इंटरपर्सनल जो है वो कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल रोल है। तो इंटरपर्सनल रोल जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए, और नंबर 1 को फिगर हेड, लीडर रोल और लाइजन रोल का उन्होंने नाम दिया। फिगर हेड्स क्या है? फिगर हेड कहते हैं कि जो कि मिसाल के तौर पर आप रिजेंबल कर रहे हैं पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इट इज जस्ट टू प्रोजेक्ट अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड कम्युनिकेटिंग एन इमेज, ठीक है। यानी एक बंदा जो है वो आप देखें कि जो आपका लीडर है वो आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप इमरान खान कहीं जाता है और कोई काम करता है, कोई एक्टिविटी अंजाम देता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो इमरान खान के बयान जो है वो पाकिस्तान का बयान तस्वर किया जाता है, ठीक है। यानी कि वो समझा जाएगा कि वो बंदा कह रहा है। यानी आप अगर कोई बात करते हैं तो वो आपकी पूरी फैमिली की बात तस्वर की जाती है अगर आप फैमिली के हेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब हर बंदा एक अपनी बसात के अंदर किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट को कर रहा है, कंट्री को कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लिहाज से उस बंदे का अगर जो लीडरशिप के रोल में बंदा है वो आप समझिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनका जो भी एक्टिविटी है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी तस्वर की जाती है। इस तरीके से अगर एक बंदा एक लीडर जो है वो अगर कोई ऐसा एक्शन लेता है जिसके तहत वो जो है फॉरगिवनेस को या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वो प्रमोट कर रहा है, तो उस कंट्री का इमेज जो है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो सामने आता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो एज ए समझो कि इन्वॉल्व या एज ए डेमोक्रेटिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर के आता है। तो आप समझें कि लीडर्स जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस हिसाब से वो फिगर हेड्स हैं इन्हीं दूसरों के लिए, क्योंकि इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब एक टर्म हम यूज करते हैं कारपोरेट रेपुटेशन। हालांकि कारपोरेट रेपुटेशन जो है उस इदारे की जो है वो एक हिस्ट्री के तहत जो एक्टिविटीज हैं और या उन एक्टिविटीज की जो हिस्ट्री है उनके तहत वो बनता है कि आया उसका ओवरऑल इमेज क्या बना, ठीक है। मगर कोई भी लीडर हो वो अपने टेन्योर के दौरान अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये उसका फिगर हेड रोल है। दूसरा लीडर रोल है। लीडर रोल क्या है कि he needs to be informed as well as informing. Leadership skills commonly lacking in managers. ये है कि मैनेजर्स को बुनियादी तौर पर एज ए लीडर भी जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है, और वो किस तरह, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपने शेयर भी करनी होती है, मगर उसके अलावा उससे पहले आपने इन्फॉर्मेशन को हासिल भी करना होता है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने अचीव भी करना है और वो आपने कम्युनिकेट भी करनी है। और हमारा जो लिटरेचर है वो हमेशा लीडर और मैनेजर के दरमियान में एक डिफरेंशिएशन करता है कि मैनेजर और लीडर जो है वो डिफरेंट है। मैनेजर के अंदर लीडरशिप की खूबियाँ नहीं होती, और लीडर जो है वो मैनेजर से अबव जाके जो है वो काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें वो यूँ है कि मैनेजर जो है वो हमेशा बाय बुक चलते हैं, रूल्स के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी कि जो हमने बात की वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। वो बंदे की वेलफेयर का ख्याल नहीं रखते और वो बंदे की जो है वेलबींग का ख्याल नहीं रखते। जबकि जो लीडर्स हैं वो ऐसा नहीं करते, वो काम से ज़्यादा बंदे की या अपने एम्प्लॉइज जो हैं उनकी वेलफेयर और उनकी फलाह और बहबूद का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। वो पीछे भी हटना जानते होते हैं। मैनेजर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहता, ठीक है। वो चाहता है कि वो अपनी अना को जो है वो हमेशा तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करता है, जबकि लीडर जो है वो कभी कभी वो हमेशा अपने एम्प्लॉइज का भी ख्याल रखता है। तो इस हिसाब से मैनेजर जो है वो जस्ट डायरेक्ट करते हैं और लीडर्स जो है वो गाइड करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। मैनेजर जो है पनिश करते हैं, सजा देते हैं, जबकि वो माफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लीडर्स मैनेजर्स जो है उनके पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। लीडर्स जो है वो ट्रेनिंग में बिलीव करते हैं और मोटिवेशन में बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि बंदा जो है वो आस्ते आस्ते सीख भी सकता है। वो बंदों की सीखने की सलाहियत के ऊपर बिलीव रखते हैं और उनको सिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं।
ये एक लीडरशिप का फर्क है, और हर बंदा लीडर नहीं होता, और हर बंदा जो है वो बाज़ का एम्प्लॉइज जो हैं वो आपके पास जिस इन्वायरमेंट से आए होते हैं, तो वो उन्होंने उनके पास जो है वो मैनेजर रोल के अगर उनको ज़्यादा लोग मिले होते हैं, तो वो कभी भी लीडर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि नहीं, जो है वो लीडर तो वो होता है जो कि पनिश करे, सजा दे। जिस तरह हमारे पास एक कल्चर है, हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर है कि हमेशा हम, चूँकि आप समझें कि हिस्टोरिकली अगर हम कॉलोनियल दौर के लोग हैं, गुलामाना ज़हनियत के लोग हैं, तो हमें वो लोग पसंद हैं जो कि तशद्दुद करते हैं, ठीक है। वो लोग पसंद हैं जो सख्ती करते हैं हमें, या हम उन लोगों को ही पावरफुल समझते हैं जो तशद्दुद और सख्ती का से काम लेते हैं। तशद्दुद से मुराद ये है कि इमोशनल टार्चर करते हैं, या थोड़ी सी जो है वो आपको सख्ती करते हैं। मगर जो बंदा आपके साथ रिस्पेक्ट और उससे पेश आए, हम उसको समझते हैं इसमें दम खम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो हम्बल लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, या जो ऐसे लीडरशिप स्टाइल्स हैं जिसमें लोगों का ख्याल रखा जाता है, तो ऐसी ऐसी सूरत में हमारे यहाँ लोग जो ऐसे बंदे को लीडर भी नहीं समझते, कहते नहीं इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे जीन्स के अंदर ये चीज़ शामिल है कि हमने रिस्पेक्ट सिर्फ उसकी करनी है जिससे डर लगे, रिस्पेक्ट सिर्फ उसकी करनी है जिससे जिसके सजा का खौफ हो, ठीक है। और जब सजा का खौफ ना हो तो वो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस वजह से ये जो मशरक का जो कल्चर है ज़्यादातर, उसके अंदर कुछ लीडरशिप स्टाइल्स ऐसे हैं जो इतने परवाह नहीं चढ़ पाते। जिस तरह जो है वो सर्वेंट लीडरशिप का स्टाइल है, हम आगे लीडरशिप के किसी कोर्स पढ़ेंगे कि वो जो हम्बल लीडरशिप है, जब उसके मुकाबले में एब्यूजिव सुपरविजन है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक और जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं, डिक्टेटरशिप जो है, उनको ज़्यादा मतलब लोग जो है वो विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ये एक अलग से एक अपनी थ्योरी है। खैर ऐसी बात हमेशा नहीं होती, मगर ये है ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर हमारे कल्चर को भी देखा जाए तो थोड़ा हमारे यहाँ हम उस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पावर डिस्टेंस का जो है वो ज़्यादा है। ये एक कल्चर का डायमेंशन हमें एक दिया था हाम्सफेड ने, उसके उन्होंने कुछ 5 डायमेंशन जो है वो दी हुई हैं। उनमें एक डायमेंशन है जो है वो पावर डिस्टेंस का। पावर डिस्टेंस हाई होने का मुराद ये है तो लोग ये समझते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है इट इज़ जस्टिफाइड, यानी अगर जो पावरफुल बंदा है वो अगर सख्ती करता है तो कोई बात नहीं है, अगर जो अमीर बंदा है वो अगर उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है तो कोई बात नहीं है, ये जस्टिफाइड है। तो ये हमारे यहाँ इस तरीके का एक कल्चर बना हुआ है जिसके तहत हम जो है वो जो अमीर है उसको और ज़्यादा अमीर बनने में मदद करते हैं, और उसके पास हम समझते हैं कि जो उसको सारे अख्तियारात हासिल हैं, वो जो है सारी जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है उसका वो हकदार बन जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारी जो थिंकिंग डेवलप होती है वो थिंकिंग हमारी इस वजह से डेवलप हुई है कि जो आपके ऊपर सख्ती करता है, जो आपके ऊपर जो है आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता, आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा पावरफुल बंदा है, इसकी ज़रूर रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारे यहाँ का एक कल्चर है, और उसको बदलने में हमें जो है ज़रूर टाइम लगेगा। मगर खैर बहरहाल ये है कि मैनेजर्स जो हैं वो फिगर हेड के साथ साथ लीडर रोल भी अदा करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा है जो नेक्स्ट थर्ड रोल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल रोल में, दैट इज ए लेसान रोल। इट मीन लेसान किसको कहते हैं? लेसान कहते हैं रिलेशनशिप को, नेटवर्क को, कॉन्टेक्ट्स को, ठीक है। Managers need to develop channels of communication, especially sometimes they have used formal channel, but sometimes they have used informal channel. Which are informal channel means those channels which are not part of a particular system, ठीक है। इनफॉर्मल चैनल से मुराद ये है कि आपका वो ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल हायरार्की के अंदर नहीं है मगर उसके अलावा है। शायद अगर एक बंदा आपके दूसरे डिपार्टमेंट का है, वो आपके डायरेक्ट जो है मातहत नहीं है, मगर वो आपके किसी न किसी काम आता है तो आप उसके साथ बना के रखते हैं, उसके साथ कुछ जो है वो आप सपोर्ट करते रहते हैं, आउट ऑफ वे उसके साथ आपने ताल्लुकात बना के रखे हुए ताकि आपके प्लांट में किसी किस्म का कोई काम पड़ जाए, कोई चीज़ जरूरत पड़े तो आप उसको बुला लेते हैं, वो आपकी सपोर्ट करता है। इस तरीके के चैनल जो उन्होंने रखे होते हैं ताकि कोऑपरेशन जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। और आप अगर घर में मोहल्ले में भी रहते हैं तो जो आपके मोहल्ले में पड़ोस में रहते हैं उनके साथ भी आपने ताल्लुकात बना के रखते हैं ताकि आप अमन के साथ रह सकें। तो ये इनफॉर्मल चैनल्स हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ तो आप ख्याल रखते ही हैं मगर दूसरे लोगों के साथ भी आपको ख्याल रखना पड़ता है ताकि कोई बंदा आपके साथ जो है वो गैर मुतमिन ना हो और जो है वो आप एक अमन की ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए आमतौर पर मैनेजर्स जो हैं कुछ इनफॉर्मल चैनल्स भी डेवलप करते हैं और वो जो नेटवर्क्स हैं, जो चैनल्स हैं,
जो कम्युनिकेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की अचीवमेंट में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन है, मिसाल के तौर पर आपने दूसरे डायरेक्टर्स के साथ हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो सपोर्ट करते हैं, मीडिया के साथ जो है वो आपके कम्युनिकेशन आपको सपोर्ट करते हैं, चैनल सपोर्ट करते हैं, और पब्लिक फिगर जो है, जो पब्लिक ओपिनियन लीडर्स हैं उनके साथ भी आप ताल्लुकात बनाते हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे जो चैनल्स हैं वो आपके फायदे के लिए होते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं। Informational roles means the role which managers perform in order to handle the information. Information क्या है कि एक होती है डेटा, एक है इंफॉर्मेशन। डेटा है रॉ फिगर्स, रॉ फैक्ट्स, ओके। और इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप उस रॉ फैक्ट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो आपके कोई मीनिंग कम्युनिकेट करती है और आपकी डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप एज ए मैनेजर यू हैव टू नॉट ओनली मॉनिटर द इंफॉर्मेशन, इट मीन्स while monitoring the information you have to sort out the information, you have to choose the information, you have to search the information, ठीक है। You have to find out the ways from where some related information you see। मिसाल के तौर पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, अगर आप सेल्स के एग्जीक्यूटिव हैं तो आपने जो है वो एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस बना के रखी होती है। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी सेल हो रही हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी सेल्स कितनी हो रही है, उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो कौन सी हैं, कितनी लेवल की तादाद में कहाँ कहाँ सेल हो रही हैं, कौन कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। वो उसकी वजह ये है कि आपके पास जब इंफॉर्मेशन होगी, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, देन यू विल नो कि हाउ टू टेक डिसीजंस, हाउ टू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। मिसाल के तौर पर आपको पता चल जाता है कि आपकी जो कॉम्पिटिटर है उसको एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, ठीक है, और तो जब उसको आ रही हैं और आपकी कम आ रही हैं, तो फिर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि या तो आपका वहाँ पे सेल्समैन है नहीं, अगर है तो वो उस एरिया को वो सही नमूने से जो है वो काम नहीं कर रहा, अगर काम भी कर रहा है तो इसका मतलब वो सही अपने लोगों को जो है कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूँ वहाँ पर अपनी प्लेसमेंट में मदद देगी, ठीक है। फिर आप वहाँ जाते हैं, उसको फर्दर एनालाइज करते हैं और फिर चेक करते हैं, तो बाद में आपको जो है अपने सेल्समैन को ट्रेन करना पड़ता है, या आपने उनको चेंज करना पड़ता है, या आपको खुद को वहाँ टाइम देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को पहले तो आप कलेक्ट करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को आपने जो है वो यूज़ करके आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों को। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है आपको? इंफॉर्मेशन आपको मुख्तलिफ किस्म के मीटिंग से मिलती है, कम्युनिकेशन चैनल से मिलती है, कुछ कहीं आप जाते हैं सोशल फंक्शन से जाते हैं, मेल पब्लिक गैदरिंग से मिलती है, इंटरनेट से मिलती है, ठीक है। जो डेटा आर्काइव्स हैं वहाँ से आपको मिलती है, पब्लिकेशन से मिलती है, न्यूज़ रिपोर्ट से मिलती है। तो वहाँ सारी इंफॉर्मेशन जो है आप रहते हैं, आप इन्फॉर्म रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? डिसेमिनेट करना है, उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाना है। आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है, आप हर इंफॉर्मेशन आगे शेयर नहीं करते, ठीक है। हर इंफॉर्मेशन आप आगे कम्युनिकेट नहीं करते, उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो अपने सब ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपने अपने तक रखनी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लोगों तक पहुंचानी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन को आपने जिस सिरे से इग्नोर कर देना होता है जो कि वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हर बात आप अपने सर पर बिठाएंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस वजह से आपने क्या करना है? उस इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुँचाना है, वो इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट हो, जो फायदेमंद हो, जो आपके साथ मुतालिका हो। अगर आपके साथ ताल्लुक नहीं है किस इंफॉर्मेशन का, उसको तो आपने हैंडल नहीं करना, छोड़ देना है, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड रोल है एज एन इंफॉर्मेशनल रोल में, वो है स्पोक्स पर्सन का, कि ये तर्जुमानी का है कि आपने अपने एज ए ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करना है लोगों तक, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, मिसाल आप एक हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव, हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के मामला हो रहे हैं, तो मीडिया हमेशा आपसे कांटेक्ट करेगा। हाँ भाई, ये हादसा हुआ, उसमें कितने लोग आए, क्या हुआ, कितने हुए, फौत हुए, क्या हुआ, कितना मामला हुए, तो वो आपने बताने हैं, ठीक है। या आपने किसी को डायरेक्ट करना है, उसने जो है वो मीडिया को बताने हैं। तो ये है कि ओवरऑल जो है कम्युनिकेशन की डिज़ाइन जो है वो आपने करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, managers need to be high on the verbal skills, okay। You must be
able to develop a right message, and you must be able to disseminate that message at a very right time. Okay. تو اس کے بعد جو نیکسٹ رول ہیں وہ ہے آپ کے ڈیسیژنل رول. ڈیسیژنل رول یہ ہیں کہ the role which you utilize, which you perform while taking decisions. اور decision کی کیا definition ہے؟ Decision ہے it is a process through which you select one optimal alternative out of many alternatives. Okay. Decision کیا ہے؟ فیصلہ کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ ہوتا ہے آپ کے پاس بہت سے آپشن ہیں، ان آپشن میں سے آپ ایک آپشن چوز کرتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس آپشن کو یہ ایک آپشن ہر وقت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اس آپشن کے لیے آپ نے اس کی ٹائمنگ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپشن کب سلیکٹ کرنا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی کو پلان کر بیٹھیں جس وقت آپ کے پاس اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یا آپ کے اسکیڈول میں کوئی اور چیزیں جو ہے آگے سے پلان میں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیسیژن کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ کون سا الٹرنیٹو آپ نے چوز کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس شیپ میں کرنا ہے، کون سی کنڈیشنز کے تحت آپ نے اس الٹرنیٹو کو چوز کرنا ہے. تو ہمیشہ ایک پرابلم آتی ہے جب، تو وہ پرابلم بہت سے سولوشن بھی لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو سلیکٹ دیٹ دی سولوشن. وین یو سی اے پرابلم ایز اے سیٹ آف اپرچونیٹیز. اوکے. تو کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جسٹ آپ کے لیے پریشانیاں لے کے آئے. وہ پرابلمس جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپرچونیٹیز بھی لے کے آتے ہیں، مگر وہ اپرچونیٹیز ایسے ہوتی ہیں جس طرح ایک بندہ اگر دھوپ میں جا رہا ہے تو اس کے پیچھے سایہ آ رہا ہوتا ہے، ہمیں تو صرف بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سایہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا. تو ہمیں صرف پرابلم نظر آتی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اگر ہم ایک ایک پرابلم کو اور سیٹ کے طور پر لے لیں، وہ ون پرابلم having a many opportunities, having a many solutions behind it. تو وہ اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں کوئی بھی پرابلم، بہت بڑا پرابلم نظر نہ آئے، ہمیں اس پرابلم کو ہینڈل کرنے میں کوئی زیادہ مشکلات جو ہے وہ درپیش نہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ جب آپ ڈیسیژن کرتے ہیں تب آپ کیا کرتے ہیں، سنگل الٹرنیٹو کو چوز کرتے ہیں اور باقی الٹرنیٹو کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. تو ڈیسیژنل رول میں کون سے رولز ہیں آپ کے جو آ جاتے ہیں؟ فرسٹلی ایک رول ہے آپ کا انٹرپرینیورل رول. ٹھیک ہے. جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈیسیژنل رولز ہیں اس میں فرسٹلی ایک رول ہے انٹرپرینیورل رول. ٹھیک ہے. انٹرپرینیورشپ ہم نے اکنامکس میں پڑھی تھی. انٹرپرینیور کون ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی. یہ اسنیپ شاٹس کس نے لیے ہیں اپنا اس کے لوگوں کے؟ اٹینڈنس کے لینے اسنیپ شاٹ بھائی. جی. تو جو فرسٹ رول ہے وہ ہے انٹرپرینیورل رول. اوکے. انٹرپرینیورل رول وہ ہے جس کے تحت ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے کہا، جس طرح بتا رہا تھا کہ ہم نے یہ بھی پڑھے تھے کہ انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے. تو انٹرپرینیور از اے پرسن who undertakes a decision to invest in a very unique venture, okay, by taking a risk. ٹھیک ہے. انٹرپرینیور وہ بندہ ہے جو کہ رسک لیتا ہے اور کسی ایسے کام میں جو ہے وہ ہاتھ مطلب وہ انوالو ہوتا ہے جو کہ نیو ہو، اور پھر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے کسی نئی آئیڈیا کے ساتھ، یونیک آئیڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ اس کو ہم انٹرپرینیور کہتے ہیں. انٹرپرینیورل ڈیسیژن کون سے ہیں؟ ایبلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اوکے. اینڈ ایبل ٹو ڈو دس ان ڈائیورس سچویشن، ورک آر لیزر. تو ہر بندہ جو ہے، یہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف روٹین کے کام کر رہے ہیں، وہ جو کہ مطلب جس میں کوہلو کے بیل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ صرف روٹین کام کر رہے ہیں. تو روٹین کام سر انجام دینا کوئی انٹرپرینیورشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
रूटीन काम करना कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आपने कुछ यूनिक काम करें, कोई आप नए काम करें, वो ऐसी एक्टिविटी जो कि इससे पहले किसी ने नहीं की, तो वो जो है मतलब यूनिक चीजें, नई चीजें, ये एंटरप्रेन्योरल जॉब है। ठीक है, तो मैनेजर्स को बाज का जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज और नए नए थ्रेट्स भी आते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे होते, वो रूटीन से हटके होते हैं, वो उस जो है सिस्टम से हटके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें उनके लिए यूनिक डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, और फिर उनके अंदर एबिलिटी हो ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, जिसमें मैंने कहा ना कि बंदे के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो जो है किसी भी नए सिचुएशन को हैंडल कर सके। ठीक है, किसी भी नई प्रॉब्लम को वो मतलब है कि सही से हैंडल करके और उसको वो जो है कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसके अलावा आपने डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करना है, यानी बाज़ औक़ात जो है आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। मिसाल आपने कोई फैसला लिया, तो फैसला गलत हो गया। ठीक है, जब एक आप गलत फैसला ले सकते हैं तो यू मस्ट हैव करेज टू करेक्ट इट। ओके, तो आपके अंदर ये इतनी सलाहियत होती है कि आप उसको क्या करते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसको आप हैंडल कर लें, डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, उसको आप हैंडल कर लें। तो ये डिस्टर्बेंस हैंडल रखा है। रिसोर्सेज एलोकेटर का, जिससे पहले भी मैंने बात की, तो मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज जो है वो मैनेजर्स के डिस्पोजल पे होते हैं, और वो मैनेजर्स उनको एलोकेट करते हैं, दूसरे लोगों तक वो पहुंचाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो फोर्थ वन है वो है नेगोशिएटर का। नेगोशिएटर, मैनेजर एज ए नेगोशिएशन कहते हैं गुफ्तगू को, बातचीत को। ठीक है, नेगोशिएशन होती है कि जब आप बंदे को सामने बैठते हैं और अपनी कंडीशंस बताते हैं, उनकी कंडीशन सुनते हैं। ठीक है, ये नेगोशिएशन है। तो मैनेजर्स हमेशा नेगोशिएशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, और यानी उन्हें जो है दूसरे लोगों के साथ जो है वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, नेगोशिएशंस करनी पड़ती है, उनके साथ डीलिंग करनी पड़ती है, अपनी बात माननी पड़ती है और बनानी पड़ती है, दूसरे की माननी पड़ती है, और इसको वो नेगोशिएशन कहा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैनेजर जो है वो जब आपके एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम हो, वो कहें जी कि हमें सैलरी कम है, हमें जो है वो वर्क स्केड्यूल में प्रॉब्लम है, और कोई फैसिलिटीज हमारे पास कम है, वो आपके पास आते हैं और आप उनके पास जो है वो बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, और फिर गिव एंड टेक करने के बाद कुछ चीज़ें आप उनकी मानते हैं, कुछ अपनी मनवा लेते हैं। ये एक काम इसको कहते हैं नेगोशिएशन का। ठीक है, तो उसके लिए मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, यू मस्ट बी up to date, you must have a very relevant information. Okay, you must have very relevant and very accurate information, precise information. Okay, so that you must be able to perform this role well. Okay, then you have to place yourself as a center of a vast network of contexts that are social, political, occupational, organization and informational. ठीक है, international. तो जब आप देखिए, आप अगर इस पोजीशन में होते हैं कि आपके पास जो है वो सपोर्ट है मुख्तलिफ सेगमेंट से, तो फिर आप अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में होते हैं और आप बेहतर तरीके से लोगों के साथ बार्गेन करके और बेहतर फैसले जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, फिर यू मस्ट बी एबल टू हैंडल इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली, यू हैव मस्ट बी हैंडल एबल टू sift, sort and select valuable information. Okay, then you must have some people to support you. Okay, and you who can filter and edit information to avoid your information overload. Okay, हम अभी आते हैं कि जी जो है आपके जो मैनेजर्स हैं उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैनेजर नॉलेज और स्किल कौन सी चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, स्किल्स जो है वो कौन सी चाहिए। तो नॉलेज बेस क्या होता है कि देखिए, नॉलेज आपके पास एक मैनेजर जो है ही मस्ट हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज। नॉर्मली कहा जाता है ना कि अ पर्सन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। समथिंग अबाउट एवरीथिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, मगर उसके अलावा थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबकी होनी चाहिए। ये नहीं होता कि आप अगर कहें जी कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ तो मुझे बाकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, फाइनेंस क्या होता है उसके बारे में पता नहीं, जबकि मैनेजर रोल्स में रहते हुए आपको अपनी कोर एक्टिविटीज़ का तो पता होता ही है, मगर आपको बाकी एक्टिविटीज़ या बाकी जो परफॉर्मेंस हो रही है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन का आपके लिए होना ज़रूरी है, ताकि आप बेहतर और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। ठीक है, ताकि आप अपना इंट्यूशन भी यूटिलाइज कर सकें। ये नहीं है
کہ جسٹ آپ جو آپ کو سنیں اور اس کے اوپر ہی آپ عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے ویریڈ انفارمیشن نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے ہر انفارمیشن کو فرسٹ جو ہے وہ اس کی فیس ویلیو پہ ہی لے لیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ سم ٹائم غلط ڈیسیژن بھی لے لیں. تو نالج بیس آپ کا ہائی ہونا چاہیے ایز اے مینیجر. نالج بیس میں کیا ہونا چاہیے, کون سی نالج آپ کی ضروری ہے؟ اوور آل انڈسٹری کی نالج ضروری ہے, وہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں, مارکیٹ کے بارے میں, ٹیکنالوجی وغیرہ کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, اس کلچر کے بارے میں, مارکیٹ کے جو ڈائنامکس ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور پورا انسینٹو اسٹرکچر کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک پوری جو انفارمیشن ہے ریلیٹڈ جو ہے اور ایک ان 360 ڈگری وہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس انفارمیشن کے بغیر آپ جو ہے وہ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. اسکل بیس کیا ہے, کون سے اسکلز ہیں؟ بنیادی طور پر 3 میجر کیٹیگریز کے اسکلز ہوتے ہیں. ٹیکنیکل اسکلز, ہیومن اسکلز اینڈ کانسیپچل اسکلز. ٹیکنیکل اسکلز وہ ہیں جس کے تحت آپ ٹیکنالوجی کو, چیزوں کو, اکوپمنٹ کو, مشینز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ بورڈ بھی, الیکٹرک بورڈ بھی سیٹ کرنا نہ آتا ہو, کوئی اسکرو بھی جو ہے وہ کھولنا جوڑنا نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی بندے ایسے ہیں جو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو ٹیکنیکل اسکلز وہ ہوتے ہیں جس کے تحت آپ جو ہے مطلب کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ مشین سے ریلیٹڈ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہیومن اس کے لیے بندوں کو ڈیل کرنا, لوگوں کو ڈیل کرنا. ٹھیک ہے. ایک روتے ہوئے بندے کو مسکرا دینا, ہنسا دینا. ٹھیک ہے. ایک ایموشنل بندے کو جو ہے ٹھنڈا کر دینا, اور ایک آپ لوگوں کی فیس ویلیو کو انڈرسٹینڈ کر لینا. ٹھیک ہے. ان کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر لینا, اپنی بات ان تک پہنچا دینا, اگلے بندے کی بات کو سن لینا, سمجھ لینا. ٹھیک ہے. یہ ہیومن اسکلز ہیں. کانسیپچل اسکلز وہ ہے جس کے تحت آپ پلان کرتے ہیں, سوچتے ہیں, فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, یہ ایسا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا, اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, کوئی بھی واقعہ ہے اس واقعے کے ریزنس کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے فردر آؤٹ کمس کیا ہو سکتے ہیں. یہ کانسیپچل اسکلز ہیں. اگر آپ کانسیپچل اسکلز پہ ہائی ہیں, مینیجرز کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ کانسیپچل اسکلز جو ہے وہ آپ کے ہائی ہونے چاہیے. مینیجر جو ابھی دیکھیں یہاں پہ ایک یہ پیرامڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, ہم اس کے پر آتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس پیرامڈ کو اگر آپ دیکھیں, جو ٹاپ مینیجرز ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کانسیپچل اسکلز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹاپ مینیجر جو ہے وہ کس پہ ہائی ہوتے ہیں؟ کانسیپچل اسکلز پہ ہائی ہوتے ہیں. مینیجر جو مڈل مینیجرز ہیں ان کے پاس مکسڈ اسکل سیٹ ہوتا ہے. جو فرسٹ لائن مینیجرز ہیں بنیادی طور پر وہ ٹیکنیکل اور لیڈنگ اسکلز اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپریٹنگ لیول اسٹاف ہے, سب سے نیچے جو پوزیشن پہ ہوتا ہے, اس کے پاس سب سے زیادہ اسکل کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہے وہ مطلب کیونکہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے نا آپریشنل اسٹاف کو, تو اس کے اوپر جو مینجمنٹ ہے اس کی 3 لیول ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں فرسٹ لائن مینیجر, مڈل مینیجر اور ٹاپ لیول مینیجر. ٹھیک ہے. فرسٹ لائن مینیجرز ہیں اس کے پاس عام طور پر ٹیکنیکل اسکلز ہوتے ہیں اور تھوڑے بہت جو ہے اس کے پاس لیڈنگ اسکلز ہوتے ہیں. جبکہ مڈل مینیجرز کے پاس دونوں اسکلز ہوتے ہیں, اور ٹاپ مینیجرز جو ہیں وہ کانسیپچل اسکلز اس کے پاس سب سے زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بنیادی طور پر جو ہائی لیول کے لوگ ہیں, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے آپ کی, وہ اس کا کیا کام کرتا ہے؟ انہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, انہوں نے فور کاسٹ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ لانگ ٹرم پلان انہوں نے بنانا ہوتا ہے, انہوں نے چیزیں پہلے سے سیٹ کرنی ہے, انہوں نے کمپنی کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے, انہوں نے کمپنی کے آبجیکٹو جو ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ ان کے لیے ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکل اسکلز بھی ان کے پاس ہونی چاہیے, وہ صرف ہیومن اور کانسیپچل اسکلز جو ہے ان کو چاہیے ہوتے ہیں. لیکن مڈل مینیجرز کا بنیادی طور پر کام یہ ہے وہ فرسٹ لائن مینیجرز اور ٹاپ مینجمنٹ کے درمیان میں ایک پل کا کام کرتے ہیں, برج کا کام کرتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ مکسڈ لیول کے اسکلز جو ہے وہ ہوتے ہیں. جبکہ فرسٹ لائن مینیجر جو ہیں انہوں نے کیونکہ اوریجنلی آپریشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم بھی کرنی ہوتی ہیں, ان کو دیکھنا بھی ہوتا ہے, تو وہ ٹیکنیکل اسکلز پہ زیادہ ہونے چاہیے اور تھوڑے بہت ان کے پاس لیڈنگ اسکل بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکیں. تو اگر مثال کے طور پر آپ کسی بھی لیول پہ کچھ ٹیکنیکل اسکلز آپ کے پاس ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ کانسیپچل اسکلز پہ سب سے زیادہ ہائی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, انہوں نے سوچنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے, تھنکنگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری جو ہے پرفارمنس گولز میں بھی ہم نے کہا کہ افیکٹونیس اور ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں. اور افیکٹونیس سے کیا مراد ہے کہ افیکٹونیس سے یہ اگر ختم ہو گیا کلاس تو پھر ہم دوبارہ
आ जाएंगे, 11 हो गए मगर 20 मिनट तक और आ जाएंगे। अच्छा ये खत्म हो रहा है, ठीक है। बस ये यहाँ भी है, आखिरी स्लाइड है, 21st सेंचुरी ऑफ मैनेजमेंट। तो उसको क्या चैलेंजेस हैं, चेंज एंड इनोवेशन के, मतलब जो चेंजेस हैं आगे से बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन आ रही है, मार्केट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आप देखिए कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट के वजह से आप पहले जो है वो हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं था, और डायल अप कनेक्शन होते थे, और अभी 4G 3G 5G आ गए हैं। उसके अलावा डाइवर्सिटी है मार्केट के हिसाब से, प्रोडक्ट और स्टाफ के हवाले से भी, और लोग जो है आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है वो मौजूद हैं। आप अगर किसी मार्केट में